तो बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं इसका शुरू करने वाला हूं। पहले बेसिक्स तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम इसका बेसिक डिस्कस करें, जैसे कि आपको अगर कोई भी दो इक्वेशंस दी है, एक इक्वेशंस दी है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इट्स इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा दिया है आपको कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इट्स इक्वल टू ज़ीरो। देखो, जब ये आपको दो इक्वेशंस दिए हैं तो ये दोनों इक्वेशंस आपस में कब पैरेलल होंगी, कब इंटरसेक्टिंग होंगी, कब इनके सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे जो आपके नीचे टेबल दिया है। इस टेबल में जो ये डाटा दिया है इसको हम डिस्कस करेंगे, और इस साइड में इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो दोनों को आपको समझाया, तो इसका बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैसे कि अगर हम लें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जैसे कि a1 और b1, अगर इसका कोफिशिएंट है a1 और b1, अगर a1 अपॉन a2 इट्स नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि अगर कोफिशिएंट इसके आपस में इक्वल नहीं होंगे तो दोनों लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। यानी कि ये दोनों लाइनें इस तरह से आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे किसी एक पॉइंट पर। दोनों की दोनों लाइनें क्या कर रही होंगी, किसी एक पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। देखो, जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि ये एग्जांपल उन्होंने दिया कि दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों को आपको दिया है, दो पेयर हैं लाइन के लीनियर इक्वेशन के जो कि टू वेरिएबल्स में है। अब दोनों का दिया गया, जैसे कि a1, इसका कोफिशिएंट a का 1 है तो 1 लिखा है यहाँ पे, इसका कोफिशिएंट 3 है तो 1 3 लिखा तो 1/3, इसका कोफिशिएंट चेक किया तो -2 और इसका चेक किया तो 4। तो ये आपके कोफिशिएंट हो गए -1/3 और -1/3 और -2,4, जो कि आना आपस में दोनों दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो दोनों लाइन कैसी होंगी, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, और किसी एक पॉइंट पे इसका जो सॉल्यूशंस होंगे, कितना सॉल्यूशन होंगे, इनमें सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशंस होगा। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या एग्जैक्टिव वन सॉल्यूशंस है। अब देखो, अगर क्या हो जाए उन दोनों इक्वेशंस जो कि आपको इक्वेशंस दी हुई थी, वो दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं वो सब आपस में एक दूसरे, उनका रेशो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब वो जो इक्वेशंस हो जाएंगी वो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, कोइंसिडेंट्स होंगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब जो इक्वेशंस हैं वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैपिंग इक्वेशंस होंगी, लाइंस होंगी, दोनों लाइंस की होंगी एक दूसरे पे ओवरलैप, मतलब इस तरीके से दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चढ़ी हुई होंगी। जैसे एक लाइन है, सेम उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी जस्ट उसी के ऊपर लगी हुई होगी। ठीक है, इस तरह से दो लाइन ये होंगी। अगर कब, जब उन दोनों लाइनों के कोफिशिएंट एक्स और वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आपस में एक दूसरे का उनका रेशो क्या हो, इक्वल हो, तब। अब देखो, फिर नेक्स्ट तीसरा है, थर्ड कंडीशन आपकी बनती है। थर्ड कंडीशन जो हमारी बन रही है यहाँ पे, वो थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पे कि जैसे कि दोनों इक्वेशंस थी, उन दोनों इक्वेशंस के का जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट है वो तो आपस में इक्वल है, एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है वो तो आपस में का रेशो इक्वल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशो इक्वल नहीं है। तब लाइन जो होंगी, दोनों की दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के इस तरह से दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल लाइन्स होंगी। दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे से पैरेलल लाइन होंगी। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल होंगी। और जब दोनों लाइनें पैरेलल हैं और किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं कर रही, तो उनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि उनमें जो सॉल्यूशन है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि वो क्या हो गया, नो सॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हमें गिवन है कि आपको क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू फाइंड करना है। कब, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। देखो, आपको मैंने बताया था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कब होंगे, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। यानी कि जो इनके कोफिशिएंट हैं a1 अपॉन a2,
A1/A2 और इक्वल होगा किसके, B1/B2 के, और कांस्टेंट का भी इक्वल होगा C1/C2 के। अगर ये कंडीशंस होगी तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू इसको करके देखते हैं। तो जैसे अगर हम देखें इन इक्वेशंस के रेस्पेक्ट में कि आपको दोनों इक्वेशंस ये दे रखी थी, ये दोनों इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस का आप क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन अगर चेक करें इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से, कि जैसे कि ये दिया है कि आपको इक्वेशन, एक इक्वेशन ये दी है और दूसरी इक्वेशन आपको ये दी है। अगर दोनों का कंपैरिजन करें इक्वेशंस में, हम जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 से, जब इस इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे A1 का जो वैल्यू आ जाएगा, वो A1 का वैल्यू आ गया 3। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इस इक्वेशंस को, A1x प्लस B1y प्लस C इट्स इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी C1 इक्वल टू ज़ीरो। देखो A1 का जब कंपैरिजन का फर्स्ट इक्वेशन से, तो A1 इट्स इक्वल टू C और B1 इट्स इक्वल टू 3 और C1 इट्स इक्वल टू 3 माइनस C। अब देखो A1 B1 C1 आपके पास आ गया, और जब दोनों इक्वेशन क्या हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो, तो आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन में बता चुका हूँ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशंस ये दे रखी थी आपको कि तीनों के सब कोफिशिएंट क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इन सारा वैल्यूज देखो A1 B1 रख दिया। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन हम कंपैरिजन करेंगे कि A2x प्लस B2y प्लस C2 इट्स इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो देखो A2 का वैल्यू कितना है, 12 आएगा, और B2 का वैल्यू C आएगा, और C2 का वैल्यू आपके पास माइनस C आया। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने सारा का सारा वैल्यूज़ यहाँ रख दिया। ये वैल्यू जब यहाँ हमने पुट किया, तो यहाँ पुट करने के बाद अब देखेंगे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, आपको भी दो पार्ट्स दे सकते हैं। आप क्या कीजिए, पहले ये दोनों पार्ट्स ले लीजिए इक्वेशंस का, फिर बाद में दो पार्ट्स ये ले लीजिए, या फर्स्ट और थर्ड पार्ट ले लीजिए। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हमने इस इक्वेशन में क्या किया गया है, पहले दो पार्टों को लिया गया कि ये दोनों पार्ट कंसीडर किए गए। जब इन दोनों पार्ट्स को ले लिया, दो पार्ट्स इसके ले लिए गए, फर्स्ट और टू पार्ट को इसके जब लिया गया, और इन दोनों पार्ट्स को हम आगे लिख के कंटिन्यू कर रहे हैं। जब हम इसको यहाँ देखेंगे फर्स्ट और टू पार्ट को, देखो C/12 इट्स इक्वल टू 3/C। देखो अब आप यहाँ देखो कि C से मल्टीप्लाई कर देगा, C स्क्वायर हो गया, और 12 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 36 हो गया। तो C स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 36, और जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा C का वैल्यू प्लस माइनस 6। तो C के दो वैल्यूज़ मिल गए आपको, एक 6 और एक प्लस माइनस 6। देखो अब आप, हमारे पास जो है आंसर जबकि हमारा आ चुका है दो लेने से, तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ क्वेश्चंस छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, सेकंड लास्ट के टू को पार्ट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट के जब दो दो पार्ट आपको इसको लेंगे, तब भी सेम सिचुएशन बनेगी, तब इक्वेशन एक और बन जाएगा। देखो यहाँ C से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो गया माइनस का 3C, और इस C ने दो इससे मल्टीप्लाई किया तो 3C माइनस C स्क्वायर। यहाँ पे इसने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। और क्या करोगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको C के दो वैल्यू मिलेंगे, 0 और 6। तो यहाँ पर C का कुल वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्वेश्चंस की हमारी डिमांड थी कि हमें C का वैल्यू फाइंड करना था, किस तरह से करना था, वो नहीं है कि आप चाहे दो पार्ट फर्स्ट टू लें या लास्ट के टू लें या फर्स्ट और थर्ड पार्ट लें, बस आपको 6C के वैल्यू से मतलब है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं इसके इस वीडियो के इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, तो इस चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन टू हिज चिल्ड्रन। यानी कि एक फादर है जिसकी एज जो है अपने दो बच्चों की एज के सम से कितना है, 3 गुना ज़्यादा है। दो बच्चों की एज से 3 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी द 2 times ऑफ द, उसके 5 साल के बाद उसकी एज क्या हुई, 2 times हो गई अपने बच्चों की एज के सम के। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। देखो ये एज वाले जो क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये मोस्टली एग्जाम्स के लिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहे NIOS दे रहे हो, या आपका CBSE दे रहे हो, CBSE बोर्ड दे रहे हो, या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है।
अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे। देखो सबसे पहले उसने बोला था कि पेरेंट्स फादर का जो एज है तो आप वो क्या है 3 टाइम्स है अपने बच्चों के एज के। तो आप क्या कर लो कि लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, एक बच्चे का एज कितना है एक्स है और दूसरे बच्चे का एज कितना है वाई है, तब फादर का एज कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन आपका कहता है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद। 5 साल के बाद तो देखो बच्चों का एज में क्या होगा, एक एक 5 ऐड हो जाएगा। तो 5 साल का बच्चे, एक बच्चे का एज 5 x+5, दूसरे बच्चे का y+5। तो 5 साल के बाद दोनों बच्चों का एज ही आपको मिल गया। अब आप कंटिन्यू करेंगे तो आफ्टर 5 ईयर्स द फादर एज, फादर का एज कितना होगा 5 साल के बाद फादर का जो एज हो जाएगा वो कितना था 2 टाइम्स। वो क्या था तो देखो फादर का एज जब दोनों बच्चों का एज एक्स और वाई था तो फादर का एज ये था, इसलिए 5 साल बाद फादर के एज में भी हमने क्या किया 5 को ऐड कर दिया। तो क्वेश्चंस बोलता है कि फादर का जो एज है वो 2 टाइम्स है। तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन ये आपके सामने बन के आता है क्या कि फादर का प्रेजेंट एज, फादर का 5 साल के बाद का एज और बच्चों के 5 साल का बाद का एज का जो है 2 टाइम्स है। ये आपका इक्वेशन बना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे इजीली, इसको सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखो 3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे ये, जब आप इसको ओपन करोगे ब्रैकेट को, देखो यहाँ से कंटिन्यू हम करना शुरू करते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेगा तो 3x+3y, फिर 5 से ब्रैकेट मैंने इसे 5 एज इट इज, फिर 2 अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेगा तो 2x+10 और 2y+10, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब आप क्या करें सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर लें। तो आप देखेंगे x+y=15, यानी कि जो दोनों बच्चों का एज का सम है वो कितना आया 15 आया। दोनों बच्चों के एज का सम कितना आया 15 आया। और फादर की जो प्रेजेंट एज थी आपसे वो पूछी गई है, तो फादर की एज की प्रेजेंट एज कितनी थी दोनों बच्चों के सम का 3 टाइम्स। तो देखो दोनों का सम 15 है तो 15×3=45, दैट इज आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था जो कि अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान से इसको कीजिए। देखो बच्चों इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ये बोला अ फ्रैक्शंस बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड। यानी कि ये कह रहा है कि कोई भी एक फ्रैक्शन x/y था, उस फ्रैक्शंस के अंदर अगर उसमें क्या किया गया 2 सब्ट्रैक्ट किया गया कहाँ से उसके न्यूमरेटर से, तो ये क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। जब इसके न्यूमरेटर में देखो अगर ये क्या x/y आप मान लो कोई फ्रैक्शन था, तो अगर इसके न्यूमरेटर में से आपने क्या किया 2 माइनस किया तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। अब क्वेश्चन आगे बोलता है कि इट्स बिकम 1/2 व्हेन इसको सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर इसके डिनोमिनेटर में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो देखो आपको 2 कंडीशंस मिल गई। इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके आपको क्या करना है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना और एक्स और वाई के वैल्यू को इस फ्रैक्शंस के अंदर रख देना है। चलो हम कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ देखते हुए। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले कि एक फ्रैक्शन को लेट कर लेना है कि एक फ्रैक्शंस क्या है कि एक्स और वाई से जो है एक फ्रैक्शन बन रहा है, वो फ्रैक्शन क्या है x/y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बताया था कि y-2, अगर सब इसके न्यूमरेटर में से 2 माइनस करना तो फ्रैक्शन ये बन जाएगा और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना तो फ्रैक्शन ये बन जाएगा। तो देखो इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका यहाँ से मल्टीप्लाई किया, इससे एक इक्वेशन बन गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इस इक्वेशंस का, तो इससे एक ये इक्वेशन आपके सामने बन के आ जाएगा यहाँ से कि देखो 2x इट्स इक्वल टू y-1। क्या 2x इट्स इक्वल टू y-1, ये इक्वेशन आपके पास आया। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। जिससे इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इनके सॉल्व करने से क्या होगा आपको x और y का वैल्यू मिल जाएगा। किसका x और y का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा x का वैल्यू देखो 2x इट्स इक्वल टू, तो यहाँ से पता चला कि x का वैल्यू जो है आपको मिल रहा है y-1/2, और इस वैल्यू को आप क्या करोगे इस इक्वेशन के अंदर जैसे पुट करोगे तो वहाँ से आपको इजीली x का वैल्यू मिल जाएगा और फिर दूसरा y का वैल्यू मिल जाएगा। देखो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2x इट्स इक्वल टू y-1 हमारा बन रहा है, तो आप कहेंगे क्या y इट्स इक्वल टू 2x+1। इसका सहारा लेंगे, जैसे इसका हम सहारा लेंगे आगे को, तो देखो यहाँ पे y का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू, तो आप लिखोगे 3x - 6 इट्स इक्वल टू 2x
+1। देखो x वाला पोर्शन एक तरफ और कांस्टेंट पोर्शन एक तरफ, तब आप देखोगे तो कितना हो गया यहाँ पे x बचा और यहाँ पर हो गया 7। तो x का वैल्यू 7 आ गया। जब x का वैल्यू 7 है तो आप देखोगे y का वैल्यू कितना हो गया, 7 टू 14 15, y का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, और फ्रैक्शन हमारा बन जाएगा 7/15। ये फ्रैक्शन बनकर रेडी हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ हम चलने वाले हैं चैप्टर 4। तो उसके चैप्टर 4 के पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। चैप्टर 4 के बेसिक्स क्या है।